डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। जैसा कि आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा कि आज क्लास 10th के यूपी बोर्ड के विज्ञान के पेपर संपन्न हो चुके हैं और आज हम जो क्वेश्चन चर्चा करने जा रहे हैं सेट 824 ई के कोड को डिस्कस करते हैं और जो कि बहुत अच्छा प्रश्न पेपर आया है जिसके सारे क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करते हैं। चलिए हम सबसे पहले चलते हैं खंड ए में। खंड ए में सबसे पहले देखेंगे आप तो यहाँ पर पार्ट ए मल्टीपल चॉइस है, बहुविकल्पी प्रश्न। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, किसी वस्तु का वास्तविक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए उसे अवतल दर्पण की किस स्थिति में रखना होगा। तो अवतल दर्पण में वक्रता कोण सी यानी कि दर्पण की ओर आप जितना पास जाते जाएंगे प्रतिबिंब उतना ही बढ़ता चला जाएगा। तो इस स्थिति में अवतल दर्पण में जब वस्तु का प्रतिबिंब हमें कैसा चाहिए, वास्तविक चाहिए और बड़ा चाहिए। वास्तविक बड़े के लिए केवल इसमें से जो ऑप्शन बी है वक्रता कोण सी और फोकस एफ के बीच वाली स्थिति, जब वक्रता कोण सी और इस तरीके से अवतल दर्पण क्रिएट करेंगे जब सी और एफ के बीच वस्तु रखते हैं हम, तो इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है, बड़ा बनता है। तो पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। वक्रता कोण सी और फोकस के बीच में जब वस्तु रखेंगे इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक एवं बड़ा बनेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। बोला किसी भी लेंस की क्षमता की इकाई होती है। तो आप जानते होंगे लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1/f, ठीक है, जब ये मीटर में होता है, ठीक है। तो लेंस की क्षमता बेसिकली डायोप्टर सभी बच्चों को पता होगा 1/m यानी कि प्रति मीटर। 1/m को अपन क्या बोलते हैं, प्रति मीटर। तो किसी भी लेंस की जो इकाई होती है वो प्रति मीटर होती है या फिर डायोप्टर होती है, जैसा कि आप सभी को ज्यादातर यही याद होगा, और प्रति मीटर दोनों ही इकाइयां होती है, प्रति मीटर और डायोप्टर। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखा है एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है। तो ये वर्ण विक्षेपण वाली सिचुएशन है। जब कांच के प्रिज्म से कोई प्रकाश की किरण गुजरती है तो 7 रंगों में अपने अवयवी रंगों में बढ़ जाती है। तो एक श्वेत प्रकाश किरण जब किसी कांच के त्रिकोणीय प्रिज्म से गुजरती है तब उसके रंगों में अलग अलग विक्षेपण होता है। सबसे अधिक विचलन किस रंग के लिए होता है, तो सबसे अधिक जो विचलित होता है वो हमारा बैगनी रंग होता है और सबसे कम जो होता है वो हमारा लाल रंग होता है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया यहां तक। आगे के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पे जैसे कि लिखा हुआ है सूर्य श्वेताप प्रतीत होता है यानी श्वेत प्रतीत होता है। सुबह और शाम के समय सूर्य लाल प्रतीत होता है और दोपहर के समय एकदम श्वेत यानी कि सफेद प्रतीत होता है, यानी कि चौथे नंबर का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है 5वां नंबर किसी विद्युत चालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर करता है। तो देखिए जो प्रतिरोध होता है 4 बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, प्रति क्षेत्रफल पर, चालक के पदार्थ पर और ताप पर। तो चालक की लंबाई पर तो निर्भर करता है, इसने बोला है कि किस पर निर्भर नहीं करता, ठीक है। तो चालक की लंबाई पर निर्भर करेगा, चालक के पदार्थ के घनत्व पे भी निर्भर करेगा, अनुप्रस्थ काट पे जो निर्भर नहीं करेगा वो चालक के आकार पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है जब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी न्यूनतम प्रतीत होगा, ठीक है। जब 4 प्रतिरोध लेंगे देखिए तो उनका जो परिणामी होगा 1/R1 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, ठीक है। तो हमने आपको पढ़ाया भी था कि जब 4 विद्युत चालकों का समायोजन बनाने पर उनका परिणामी जब न्यूनतम प्रतीत करना है तो इसके लिए हमें उन्हें समांतर क्रम में जोड़ना पड़ता है। अधिकतम के लिए श्रेणी क्रम पे और न्यूनतम के लिए समांतर क्रम में। तो सभी को समांतर क्रम यानी कि पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाएगा, यानी कि 6वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं आगे के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है एक विद्युत धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए निम्न में से किस नियम की सहायता
लेते हैं। तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो होता है प्रेरित धारा की दिशा बताता है, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम चालक पे बल की दिशा को बताता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम। मैक्सवेल के दक्षिणावर्ती पैंच का नियम या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ये किसी एक धारावाही चालक पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को बताते हैं। तो इसका जो आंसर होगा सातवें का, वो दाहिने हाथ के अंगूठे का नियम होगा। बात 2 पे चलते हैं, हम केमिस्ट्री शुरू हो जाता है पोर्शन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है। तो हाइड्रोजन गैस सक्रिय धातुएं जो हाइड्रोजन से ज्यादा होती हैं वो हाइड्रोजन गैस मुक्त कर देती है, ठीक है। तो तांबा तो कम सक्रिय, सोना भी कम सक्रिय, एल्युमिनियम भी कम सक्रिय, पोटेशियम सक्रिय है। तो पोटेशियम अगर क्रिया करेगी तो हाइड्रोजन गैस निकाल देगी, ठीक है। इसके बाद कह रहा है निम्नलिखित में से एल्कीन है। तो एल्कीन समूह तो CnH2n होता है, और इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्डेड होते हैं एल्कीन, एल्कीन में सिंगल बॉन्ड होते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, और एल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। तो एल्कीन पूछा है केवल उसने, तो एल्कीन के लिए ऑप्शन बी हो जाएगा H2C डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। 9वें नंबर में चलते हैं, वो 9वां हो गया। 10वां नंबर, एक बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, यानी कि क्षार है, और क्षार का pH मान 7 से ज्यादा होता है, पीएच संभव होगा, तो इसका आंसर जो होगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 नंबर तक के ऑप्शन हुए। अब आगे चलते हैं 11वें नंबर में, ठीक है। अब देखिए 11वें नंबर में, तो 11वें नंबर में लिखा है क्लोरीन के अणु में आबंध पाया जाता है। देखिए क्लोरीन एक्चुअल Cl2 होता है, यानी कि Cl सिंगल बॉन्ड Cl बनता है। तो इनके बीच में जो बंध पाया जाएगा वो एक सह संयोजी बंध होगा। कौन सा होगा? सह संयोजी बंध। तो 11वें का ऑप्शन बी जिसने लगाया वो करेक्ट है। इसके बाद जल को जीवाणु रहित बनाने में उपयोगी पदार्थ है। तो जल को जो जीवाणु रहित बनाता है वो आपका ब्रंजक चूर्ण है, ठीक है। हालांकि कुछ बच्चों ने फिटकरी दिमाग पे होगा, तो फिटकरी भी करता है, लेकिन उसकी एक अलग प्रोसेस होती है, लेकिन जीवाणु रहित बनाना तो वो ब्रंजक चूर्ण होता है। इसके बाद 13वां नंबर, जिन अभिक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक बनते। आयनों के विनिमय में आपने जो एनसीईआरटी में पढ़ा होगा एक द्विविस्थापन वाली अभिक्रिया पढ़ी होगी, तो प्रतिस्थापन भी वही है। तो आयनों का जब विनिमय होता है से नए यौगिक बनते, उन्हें कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन या प्रतिस्थापन एक ही चीज। इसके बाद देखेंगे 14वां नंबर, तो 14वें नंबर में उपभाग 3 आ गया, सबसेक्शन 3। तो 14वें नंबर में कह रहा है पादप में जल का कार्य होता है। तो पादप में जाइलम का कार्य होता है, सॉरी, पादप में जो जाइलम का कार्य होता है वो होता है जल का वहन करना, ठीक है। जाइलम क्या करता है? एक पौधा होता है, पौधे में जल का वहन कराता है, और फ्लोएम जो होता है भोजन को अन्य भागों तक भेजता है। तो पादप में जाइलम का जो कार्य होता है जल का वहन करना होता है, ठीक है। 14 नंबर तक के हुए। अब देखते हैं आगे। 15वें नंबर, तो 15वें नंबर में लिखा आनुवंशिकता के प्रयोग के लिए मेंडल ने निम्नलिखित में से कौन से पौधे का उपयोग किया। तो मटर के पौधे को लिया था इन्होंने, जिसका प्रैक्टिकल उन्होंने अपने गार्डन पे किया था। तो 15वें का सी हो जाएगा। इसके बाद 16वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से कौन मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। तो अंडाशय मादा ही का भाग होता है, गर्भाशय भी मादा का भाग, डिंब वाहिनी भी मादा का भाग है। तो पूछ रहा है कि मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, तो वो है शुक्रवाहिनी। शुक्रवाहिका जो है वो पुरुषों में होती है, ना कि महिलाओं में। यही पूछा, मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है तो शुक्रवाहिका नहीं है। तो ऑप्शन सी 16 का। ये 17वां नंबर आपके एनसीईआरटी का ही स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए, क्लोरोफिल भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश, यानी कि इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 16वें का। तो इनमें से सभी स्वपोषी पोषण के लिए सभी जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश सभी जरूरी। तो इनमें से सभी, तो 16वें का जो ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी। इसके बाद 16वां नहीं 17वां, ठीक है। 18वां देखते हैं, समजात अंगों का उदाहरण है हमारा हाथ, कुत्ते का अग्रपाद, दोनों सेम ही चीज है। हमारे दांत या हाथी के दांत, ये भी समजात है। आलू एवं घास की परिभूस्तारी, परिभूस्तारी का मतलब है वही जड़, जड़ से रिलेशन है, क्योंकि आलू भी जड़ी होती है। तो समजात अंगों का जो उदाहरण है ये सभी हो जाएंगे, ठीक है। समजात अंगों में ये क्या हो जाएंगे? सभी हो जाएंगे। 18वें का जो ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। आगे देखते हैं। इसके बाद जो कह रहा है अलैंगिक जनन, है ना। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है, ठीक है।
तो अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है वो ईस्ट में होता है। किसमें होता है? ईस्ट में होता है अलैंगिक जनन जो मुकुलन द्वारा होता है। इसके बाद पूछ रहा 20वां नंबर, प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किसने किया था? वो डार्विन थे, इन्होंने प्राकृतिक वर्णवाद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, इसके बाद अपन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, एक मोटर बाइक पर पीछे आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण, तो जो R बराबर उत्तल दर्पण है तो पॉजिटिव होगी जो कि 2 मीटर, और फॉर्मूला होता अपना F बराबर R/2, R/2 से F बराबर निकलेगा 1 मीटर। उत्तल दर्पण है तो F पॉजिटिव होगी। उत्तल दर्पण लगा है, बाइक के पीछे आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से 4 मीटर है, यानी कि जो U बराबर है वो है -4 मीटर। ठीक है, तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहां दिखेगा। फॉर्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस का 1/u। इसमें अगर सॉल्व करते हैं तो अपना जो v का मान आएगा वो निकलेगा 4/5 मीटर, या जिसने दशमलव में सॉल्व किया होगा तो 0.8 मीटर। और किरण आरेख तो भाई उत्तल दर्पण वाला, तो उत्तल दर्पण का किरण आरेख समथिंग ये रहता है ना, इस तरीके का, वस्तु यहाँ पे रखते हैं और किरण आरेख समथिंग इस तरीके का जाता है। ठीक है, तो यही वाला। ठीक है, तो ये किरण आरेख बना लेना था। इसका जो आंसर हो जाएगा 4/5 मीटर या 0.8 मीटर, जिसने ये किया होगा सही है उसका। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। ठीक है, चलिए इसको पहले आगे बढ़ते हैं, इसमें देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन पे कह रहा है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित एक व्यक्ति अधिक से अधिक 100 मीटर की दूरी तक ही देख सकता है। गणना कीजिए सही दृष्टि के लिए अर्थात अनंत दूरी तक देख सकने के लिए उसे किस प्रकृति एवं किस फोकस दूरी के लेंस का उपयोग करना चाहिए। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित है तो निकट की तो साफ देख ले रहा है, दूर की साफ नहीं देख पा रहा है। तो इसमें फॉर्मूला अपना कौन सा? 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। तो यहाँ पर फोकस दूरी की बात कर रहा है तो 1/f b जो हो जाएगा, क्योंकि निकट दृष्टि दोष है ना, अवतल लेंस का उपयोग करते हैं, तो जो दूरी है ये b हो जाएगा -100। ठीक है, और u हो जाएगा -अनंत। तो इस तरीके से f का जो मान निकलेगा -100 मीटर। कितना निकलेगा? -100 मीटर, जिसका निकला करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो इसके आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इसके आगे वाले क्वेश्चन पे कह रहा ओम का नियम क्या है। ठीक है, ओम का नियम लिख देना था, जे बी समानुपाती आई बराबर, यानी कि बी बराबर आई आर जो निकालना रहता है। इसकी व्याख्या संबंधित विद्युत परिपथ, तो एक सरल रेखा वाला विद्युत परिपथ था और एक जिसमें सारे एमीटर वोल्ट मीटर सारे उपकरण उपयोग करते हैं, एक वो चित्र था। यह भी बताइए कि किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालक की लंबाई पर, प्रतिच्छेद के क्षेत्रफल पर, पदार्थ पर और टेम्परेचर पर। 4 चीजों पर निर्भर करता है, तो बताना था दोनों चीजें इसमें। ठीक है, इसके बाद एक विद्युत मोटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या है, इसकी रचना कार्यविधि चित्र बनाकर स्पष्ट कीजिए। ये सभी बच्चों ने पहले ही पता है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये लगभग सभी बच्चों से बन गया होगा। या परिवर्ती विद्युत धारा जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। ठीक है ना, और परिवर्ती यानी प्रत्यावर्ती की बात कर रहा है, जनित्र का कार्यकारी सिद्धांत, इसकी रचना कार्यविधि चित्र बनाकर वर्णन करना। ठीक है, तो आई थिंक सभी बच्चों से ये बन गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। ये आ गया उपभाग 2। ठीक है, निम्नलिखित में से यौगिकों की संरचनाएं चित्रित कीजिए। प्रोपेनल CH2 समूह होता है। ठीक है, जिसका यहाँ पे लिख रखा है मैंने CH3 CH2 कितना। ठीक है, देखिए प्रोपेनल का जो फॉर्मूला होगा वो होगा CH3 CH2 CHO। ठीक है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ CH3 CH2 और CHO। आप पढ़ भी सकते हैं, देखो 3 कार्बन है, प्रोपेन हो गया, CHO जो तुम्हारा एल्डिहाइड समूह होता है, तो प्रोपेनल CH3 CH2 CHO। इसके बाद 2 मेथिल पेंटेनोइकम, जिसका मैंने पहले ही से लिख रखा, तो इसका जो होगा CH3 CH
COOH और CH3, ये होगा इसका फॉर्मूला। पढ़ भी सकते हैं कि 1 2 3, तो 2 मेथिल प्रोपेनोइकम, ठीक है। तो ये लिख रखा है, इसका भी डायग्राम मैंने। इसके बाद प्रोपीन, प्रोपीन एल्कीन समूह की बात कर रहा है, ठीक है। तो वैसे ही प्रोपेन को अगर किसी ने लिखा होगा C3H6 भी लिख लिया होगा, या फिर ये भी लिख सकते हैं CH3CH2, ठीक है, ये भी होता है। इसके बाद 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2, ठीक है, इसका ये लिखा हुआ है, ठीक है। इसका क्या होगा CH3 देख सकते हैं, पहले ही से लिख लिया मैंने, CH2 C CH3, ठीक है। चलिए इसको पहले इरेज कर देते हैं, फिर लिख देता हूं मैं इसको। हाँ देखिए 2 मेथिल ब्यूटेनॉल 2, देखिए CH3 CH2 C CH3 ऑल बोला ना, 2 ऑल और CH3। अब देखिए नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4, ठीक है। 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल 1 2 3 4 कार्बन है ना, और 2 पे क्या आ रहा तुम्हारा एल्कोहल समूह आ रहा है, तो 2 ब्यूटेनॉल हो जाएगा, ठीक है। तो CH3 CH2 C CH3 ऊपर OH और नीचे CH3, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। इसके आगे बोला सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम के तत्व हैं जिनमें संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 1 2 3 है, ठीक है। तो किसकी परमाणु त्रिज्या अधिकतम है, कौन सबसे अधिक कम सबसे कम अभिक्रियाशील, प्रत्येक के लिए कारण बताना। तो सबसे कम क्रियाशील एल्युमिनियम है। और आपने जो आवर्त सारणी वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें लिखा भी था आवर्त में बाएं से दाएं जाने पे क्या परिवर्तन होते हैं, ऊपर से नीचे आने पे क्या परिवर्तन होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर देना था आपको। 7वां नंबर कह रहा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं में प्रत्येक के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 इंटू हाफ H2O होता है, ठीक है, प्लस 3/2 H2, देखो ये लिखा हुआ CaSO4 हाफ H2O प्लस 3/2 H2 आफ्टर रिएक्शन CaSO4 इंटू 2 H2, ये जिप्सम होता है। इसके बाद हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन है, ठीक है, मिलकर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल आएगी, यानी कि H2 प्लस Cl2 क्या बनेगा H2 प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन 2HCl, ठीक है। बैलेंस करना भी जरूरी है ना, ठीक है। तो ये वाली जो है H2 प्लस Cl2 आफ्टर रिएक्शन 2HCl, ठीक है। इसके बाद जिंक कार्बोनेट, तो ZnCO3 आफ्टर रिएक्शन जिंक ऑक्साइड ZnO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ठीक है। इसके बाद हाँ, इसके बाद जिंक कार्बोनेट, ठीक है, ये वाला हो गया। इसके बाद मैग्नीशियम यानी कि Mg प्लस मैग्नीशियम क्लोराइड है, तो जाहिर सी बात है HCl होगा आफ्टर रिएक्शन मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन यानी H2, ठीक है। जिसने ये रिएक्शन लिखी है सही होगा। इसके बाद बैरियम क्लोराइड, जिसका क्या हो जाएगा BaCl2 प्लस सल्फ्यूरिकम H2SO4 आफ्टर रिएक्शन BaSO4 बनेगा, ठीक है, प्लस 2HCl बन जाएगा, जो कि लिख लिया मैंने, यहां पर भी लिख दिया, ठीक है। इसके बाद है अपना सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है। सिल्वर नाइट्रेट हो जाएगा AgNO3, ठीक है, सोडियम आयोडाइड प्लस NaI, ठीक है। आफ्टर रिएक्शन सिल्वर आयोडाइड AgI बनेगा, विथ बैलेंस बता रहा हूं मैं, और सोडियम नाइट्रेट NaNO3, ठीक है। अब इन सब की रिएक्शंस मैं आपको बता दूं,
पहले से ऑलरेडी मैंने लिख रखी हैं, ठीक है। तो पहले ही से बता देता हूँ, मैं सारी की सारी लिख रखी है यहाँ पर, आपको नोटिस करा दूँ। देखिए देखिए ये भी रिएक्शन लिख रखी है, ये भी हाइड्रोजन क्लोरीन वाली भी लिख रखी है, ZnCO3 ZnO+CO2, ये भी लिख रखी है, ये भी लिख रखी है। ये सारी रिएक्शंस आपके सामने पहले से मैंने लिख रखी है। इसके बाद या तो अथवा में आपने ये किया होगा, वियोजन अभिक्रिया, संक्षारण और यशद लेपन, ठीक है। यशद लेपन तो आई थिंक पिछले वर्ष भी आया था, ठीक है। इसके आगे देखते हैं अपन, क्वेश्चंस को पढ़ते जाते हैं। इसके आगे मेंडल के नियम आई थिंक सभी ने कर लिए होंगे। पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने के लिए स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र, तो वही पुष्प की संरचना बनानी थी, बंध संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो ये भी आई थिंक। और ये तो हमेशा ही बताया मैंने कि मानव पाचन तंत्र, हृदय और आपके नेफ्रॉन वृक्काणु में कोई ना कोई पेपरों में आता ही है, तो आ गया फिर से, ठीक है। तो इसी के साथ में आपका पेपर सेट कंप्लीट हुआ, ठीक है। आई थिंक सभी से बन गया होगा। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक ये सॉल्यूशन पहुंचा दें, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगले पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक।